मुझे अपने ही संगठन को इस बात के लिए बधाई और धन्यवाद देना चाहिए, धन्यवाद लेखक संघ को कि उसने इतना बड़ा आयोजन किया। अभी हाल ही में राष्ट्रीय अधिवेशन हम लोगों ने किया था और उसके बाद इतना बड़ा आयोजन करना कोई आसान काम नहीं था। एक तो मैं यहाँ के साथियों को, लखनऊ के साथियों को बहुत बहुत आभार उनके प्रति और बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतना बड़ा आयोजन किया और हम लोगों को आपस में मिलने का मौका दिया। मेरे कुछ नहीं इसलिए मैं इतना ज़्यादा लखनऊ आया हूँ कि एक समय में कहा जाता था कि लखनऊ ही घर ले लीजिए। मैं तो लखनऊ के लिए कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं था, पर बहुत सारे मित्र हैं जो इस कारण से यहाँ आए और आपस में मिलना हुआ। 2 दिन में इतनी सुंदर कविताएं हम लोगों ने सुनी और एक सबसे सुंदर कविता वो होती है जो बहुत सारी कविताओं की, बहुत सारे साहित्य की स्मृतियों को हमें जगा दे। जैसे बहुत सारी कविताएं जो कल से आज तक सुनाई गई, उनको अगर याद करें तो इतनी सारी कविताएं हमें याद आती हैं। आज भी सुन रहे थे जब लोगों को, तो उसके साथ कितनी सारी कविताएं याद आती हैं। जैसे मैंने जो हमारे संयुक्त महासचिव हैं संगठन, जब वो प्रूफ रीडर पर कविता पढ़ रहे थे तो मुझे याद आ रहा था कि प्रूफ रीडर पे दुनिया का एक महान उपन्यास लिस्बन की घेराबंदी का इतिहास, जिसको नोबेल पुरस्कार दिया गया, वो प्रूफ रीडर पर ही। उसमें एक प्रूफ रीडर इतिहास की किताब में एक प्रूफ की गलती को ठीक कर देता है, उससे पूरे देश का इतिहास बदल जाता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें याद की जा सकती हैं। पानी को लेकर बहुत सारी कविताएं हम लोगों के हाथ, हम लोगों के पास हैं। रंग को लेकर जब कविताएं सुनाई जा रही थी तो फूल नहीं रंग बोलते हैं से लेकर और अजित चौधरी के एक रंग हम तक, इतनी कविताएं याद आ रही, इतनी सारी चीज़ें, इतनी सारी स्मृतियाँ कौन सी याद, बहुत सारी कविताएं सुनाई गई, बहुत सारी स्मृतियाँ कौन। तो ये सबके प्रति आभार है कि इतना अच्छा मौका हम सबको मिला। इतनी सुंदर कविताएं सुननी गई हैं कि उसके बाद कविता पढ़ना सचमुच एक कठिन काम है, पर फिर भी जैसे होता है पढ़ना ही पड़ा। तो सुनाऊंगा और कुछ कविताएं आपको सुनाता हूँ। कविता की पंक्तियाँ हमने अभी सुनाई थी, उसी कविता से शुरू करता हूँ। उल्लंघन। बल्कि कल बड़ा मज़ा आया कि कल जब हम लोग कार से जा रहे थे तो अचानक ज्ञान प्रकाश ने कहा कि मैं तो जब मैंने मैट्रिक किया, 10वीं पास किया, तो उसके बाद मैं बॉम्बे भाग गया। तो मुझे याद आया कि मैं भी हायर सेकेंडरी करके आया, बम्बई कर गया। तो ऐसा बहुत सारी चीज़ें पे हम लोगों ने भागने पर बहुत देर तक बहुत सारी बात कि हम लोग काफ़ी भागते। तो उल्लंघन कभी जानबूझ कर किए और कभी अनजाने। उल्लंघन कभी जानबूझ कर किए और कभी अनजाने में। बंद दरवाजे बचपन से ही मुझे पसंद नहीं रहे। एक पाँव हमेशा घर की देहरी से बाहर ही रहा मेरा। व्याकरण के नियम जानना मैंने जरूरी नहीं समझा। इसी कारण मुझे कभी दीमक के कीड़ों को खाने की लत नहीं लगी और किसी व्यापारी के हाथ मैंने अपना पंख देकर उन्हें खरीदा नहीं। ये पक्षी और दीमक जो कहानी माइक पास कर लिया यार। तो उल्लंघन कभी जानबूझ कर किए कभी अनजाने में। बंद दरवाजे बचपन से ही मुझे पसंद नहीं रहे। एक पाँव हमेशा घर की देहरी से बाहर रहा मेरा। व्याकरण के नियम जानना मैंने कभी जरूरी नहीं समझा। इसी कारण मुझे दीमक के कीड़ों को खाने की लत नहीं लगी और किसी व्यापारी के हाथ मैंने अपना पंख देकर उन्हें खरीदा नहीं। बहुत मुश्किल से हासिल हुई थी आज़ादी,
और उससे भी ज़्यादा मुश्किल था हर पल उसकी हिफाजत करना। कोई ना कोई बाज झपट्टा मारने को आंख गड़ाए बैठा ही रहता था किसी न किसी डगाल पर। कोई सांप रेंगता हुआ चला आता था घोंसले तक अंडे चुराने। मैंने तो अपनी आंख ही तब खोली जब सविनय अवज्ञा के आह्वान पर सड़कों पर निकल आया देश। उसके नारे ही मेरे कानों में बोले गए पहले शब्द थे। मुझे नहीं पता कि मैं कितनी चीजों को उलांग गया। उलांगी गई चीजों की बाढ़ रुक जाती है, ऐसा ही माना जाता था। कई बार लगता है कि उल्लंघन की प्रक्रिया उलटवासी बनकर रह गई है हमारे मुल्क में। हमने सोचा था कि लांग आए हैं हम बहुत सारी मूर्खताओं को, अब वो कभी सिर नहीं उठाएंगी। लेकिन एक दिन वो पहाड़ सी खड़ी नजर आई और हम उनकी तलहटी में खड़े होने थे। लेकिन ये ना समझना कि मैं हताश होकर बैठ जाऊंगा। लेकिन ये ना समझना कि मैं हताश होकर बैठ जाऊंगा। उल्लंघन की आदत तो मेरी रग रग में मौजूद है। बंदर से आदमी बनने की प्रक्रिया के बीच इसे अपने पूर्वजों से पाया है मैंने। मैं एक कवि हूँ, मैं एक कवि हूँ और कविता तो हमेशा से ही एक हुजूरी है। हुकूमत के हर फरमान को ठेंगा दिखाती कविता उल्लंघन की एक सतत प्रक्रिया है। व्याकरण के तमाम नियमों और भाषा की तमाम सीमाओं का उल्लंघन करती वे अपने आप ही पहुंच जाती है वहाँ जहाँ पहुँचने के बारे में कभी सोचा भी नहीं था मैंने। एक कवि ने कहा था कभी, एक कवि ने कहा था कभी कि स्वाधीनता घटना नहीं, एक प्रक्रिया है। उसे पाना होता है बार बार लगातार। तभी से न जाने कितने नियमों की सविनय अभिनय अवज्ञा करता पहुंचा मैं यहाँ तक। समझ में ये नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूँगा। अक्सर हमारे अरिष्ट जी भी पहाड़ी हैं और अक्सर दिक्कत ये होती है कि ये जो हिमालयन रेंज की जो पहाड़ हैं, जो कच्चे पहाड़ हैं वस्तुतः, उसके लोग ही अपने आप को पहाड़ी कहते। और हम लोग जो पहाड़ों से आए हैं, जो ज़्यादा मजबूत और पुराने पहाड़ हैं, उन्हें पहाड़ी कोई नहीं मानता। ये अजीब सा है कि विंध्याचल और सतपुड़ा से आने वालों को पहाड़ी नहीं कहा जाएगा। हिमालय से और हिमाचल की पहाड़ियों से आने वाले को पहाड़ी गए, वो पहाड़ी वैसे ही गए। तो ये कविता कुछ उसी विवाद के चलते ये लिखी गई कि इसीलिए तो तुम पहाड़। शिवालिक की पहाड़ियों पर चढ़ते हुए हाँफ जाता हूँ। सांस के संतुलित होने तक पौड़ियों पर कई बार रुकता हूँ। आने को तो मैं भी आया हूँ यहाँ एक पहाड़ी गांव से। आने को तो मैं भी आया हूँ यहाँ एक पहाड़ी गांव से। विंध्याचल की पहाड़ियों से घिरा है जो चारों ओर से। मेरा बचपन भी गुजरा है पहाड़ियों को ढांकते, अवान्तर दिशाओं की पसलियों को टटोलते, पहाड़ी के छोर से उठती यज्ञ अश्व की खोपड़ी जैसी उषाएं देखते हुए। सब कहते हैं विंध्याचल एक झुका हुआ पहाड़ है। सब कहते हैं विंध्याचल एक झुका हुआ पहाड़ है। अगस्त को दक्षिण का रास्ता देने के वो झुक गया था। अगस्त को दक्षिण का रास्ता देने के लिए वो झुक गया था और सदियों से उनके लौटने की प्रतीक्षा कर रहा है। मैंने कितनी बार विंध्याचल के कान में जाकर फुसफुसा कर कहा, चिल्ला चिल्ला कर गला फाड़ कर कहा कि ऋषियों की बातों पर भरोसा करना बंद कर। कि ऋषियों की बातों पर भरोसा करना बंद कर। ऋषि अपने स्वयं के झूठ से कभी नहीं डरते, वो सिर्फ दूसरों को झूठ से डरना सिखाते। पौड़ियां चढ़ते हाँफ जाता हूँ, पर शिवालिक की चढ़ाइयाँ हैं कि कहीं खत्म नहीं होने का नाम नहीं लेती। मेरी हिम्मत जहाँ जवाब दे जाती है, वहाँ से ही कोई अगली चढ़ाई शुरू हो जाती है। साथ चलता हुआ दोस्त कहता है, साथ चलता हुआ दोस्त कहता है कि अगस्त यहीं आए थे और इन पहाड़ों से कभी वापस नहीं लौटे। मैं कहता हूँ मुझे कोई मतलब नहीं कि अगस्त
दक्षिण गए थे या आए थे शिवालिक की पहाड़ियों में। मैं कोई ऋषि नहीं, एक साधारण सा कवि हूँ जो दिन रात की जद्दोजहद के गीत लिखता है। मैं वापस लौट कर जाऊँगा, मैं वापस लौट कर जाऊँगा जरूर। और एक बार फिर विंध्याचल को बताने की कोशिश करूँगा कि अगस्त के लौटने की प्रतीक्षा फिजूल है। तुम अब अपनी कमर सीधी कर लो और अपने पूरे कद के साथ खड़े हो जाओ तनकर। मैं तब भी तुम्हारे मजबूत कंधों पर बैठकर दूर तक पहले जीवन के रंग बिरंगे मेले देखूंगा। हिमालय से ज्यादा है तुम्हारी आयु जानता हूँ, हिमालय से ज्यादा है तुम्हारी आयु जानता हूँ, और ज्यादा मजबूत हैं तुम्हारे कंधे। ज्वालामुखी के बहते हुए लावे के अचानक रुककर ठहर जाने की छवियां हैं तुम्हारी चट्टानों में। ज्वालामुखी के बहते हुए लावे के अचानक रुककर ठहर जाने की छवियां हैं तुम्हारी चट्टानों में। तुम्हारी गुफाओं में सुरक्षित हैं हमारे पूर्वजों की उकेरी हुई शिकार खेलने और आग जलाने की छवियां। मुझे तुम हमेशा अच्छे लगते हो, मेरी आत्मा की चील ने तो बना लिया है तुम्हारी चट्टान पर अपना स्थायी घोंसला। तुम ही ने सिखाया है मुझे, तुम ही ने सिखाया है मुझे कि झुक जाना छोटा हो जाना नहीं। तुम ही ने सिखाया है मुझे कि झुक जाना छोटा हो जाना नहीं है। जानता हूँ किसी जरूरतमंद को रास्ता देने को तुम झुक गए, इसीलिए तो तुम पहाड़। क्या बात है, वाह बहुत। एक कविता और सुनाता हूँ। हाँ सर बिल्कुल। एक सीरीज मैंने पिछले दिनों लिखी थी और इस सीरीज की जो तीसरी कविता है वो मैं सुनाऊंगा। और ये क्या बिगाड़ा है वो नहीं सुनाएंगे। वो 3 कविताओं की सीरीज है। तो कितनी कविताएं सुनाई जाती सर आप सुनाइए। अच्छा हम 2 कविताएं सुनाते, ठीक है। तो ये जो कविताएं हैं ये इस सीरीज का नाम है अबू हसन कहता है। तीनों सुना दीजिए। 3 है इसमें। हाँ, तीनों से। अरे ज़्यादा चाय उसके बाद मीठे। चाय के इंतजार में। तो ये 3 कविताएं हैं अबू हसन कहता है। पहली कविता का शीर्षक है अबू हसन चांद के माथे पर खून पहुंच रहा है। ये पहली। एक रात सपने में किसी ने कहीं से एक पत्थर सन्नाया और चांद का माथा फोड़ डाला। खून से भर गया आसमान। कस्बे के नजूमी अबू हसन ने कहा ये किसी तानाशाह के पैदाइश का इशारा है। ये किसी तानाशाह की पैदाइश का इशारा है। और जगह जगह चौपायों के बहाने आदमियों का कत्लेआम शुरू हो गया। अबू हसन ने कहा हिटलर के जूते किस संग्रहालय में रखे हैं उसे नहीं पता, लेकिन जाकर देख लो कि उनकी चमक बढ़ गई होगी। संडास में बैठा मुसोलिनी हंस रहा होगा। लाखों लोग पलक झपकते ही अपनी रोजी रोटी खो देंगे। चूल्हों में आग नहीं होगी और तवा उल्टा रखा होगा। परिवार की बूढ़ी औरत कहेगी यह अपशगुन है। तुमने एकदम ठीक कहा माई, कहेगा अबू हसन। भूख गहरी तक आ गई है धुंधला मचाने की। अर्थव्यवस्था की रीढ़ टूट चुकी है। अपने चकनाचूर सपनों पर खड़े लोगों के पांवों में उसकी किरचें चुभ रही हैं और छालों से खून रिस रहा है। राष्ट्रवाद नाम का एक पागल नंगा घूम रहा है सड़कों पर। कहता है अबू हसन इसे जानने को किसी पोथी पत्रे की जरूरत नहीं। तबाही की इबारत आसमान पर लिखी है। हताशा में राजनीति का मध्य मार्ग बार बार दाईं ओर मुड़ जाता है और हमारा वामपंथ सिमट गया है हाशिए पर। न्यायपालिका ऊपर के आदेश का इंतजार कर रही है और किसी नरसिंह अवतार के प्रकट हुए बिना ही चौथा खंभा फट करके पड़ा है।
बैंक बिक गए, रेल बिक गई, हवाई जहाज की बोली लग रही है। सुनो कहता है अबू हसन, खोदे दिखे न दिखे, खोदी बूटों की आवाज आ रही है, पर कोई नहीं सुनता उसकी बात। अबू हसन फिर भी बोलता ही रहता है दिन रात। बांस पर रुई का फाहा लगाकर अबू हसन चांद के माथे का खून पहुंच रहा है। एक बूढ़ी औरत बच्चों, फूलों और परिंदों के कान में फुसफुसा रही है। बच्चों की आंखें और परिंदों की फड़फड़ाहट कहती है खतरा बढ़ रहा है। और ये दूसरी कविता है, खबर में मोरों को दाना चुगाते शहंशाह की तस्वीर। एक दिन ऊंट पर बैठे आदमी को एक छोटे से कुत्ते ने काट लिया। एक दिन ऊंट पर बैठे आदमी को एक छोटे से कुत्ते ने काट लिया। अबू हसन ने कहा, ये सपने में हुआ या हकीकत में? लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा और सबने लगभग एक साथ कहा, हमें नहीं पता। हमने तो दूसरों से सुना है और दूसरों ने दूसरों से। अबू हसन ने कहा, खबरें इसी तरह बनेंगी। अबू हसन ने कहा, खबरें इसी तरह बनेंगी। अन्याय होगा पर अन्याय की खबर नहीं होगी। सड़कों पर होंगे लोग, हवाएं गूंज रही होंगी नारों से, पर उसकी खबर कहीं नहीं। यही होता है। वो जनरेटर चलाने में देखिए आपने अपना काम कर दिया। तो अबू हसन ने कहा कि अब खबरें इसी तरह बनेंगी। अन्याय होगा पर अन्याय की खबर नहीं होगी। सड़कों पर होंगे लोग, हवाएं गूंज रही होंगी नारों से, पर उसकी खबर कहीं नहीं होगी। रोजी रोटी खो चुके रोजी रोटी खो चुके लाखों लोग सिर पर अपनी गृहस्थी उठाए भूखे प्यासे नंगे पांव वापस अपने गांव लौट रहे होंगे, पर खबरें नहीं होंगी। खबरों में असल खबरों के लिए जगह ही नहीं होगी। सिर्फ मोरों को दाना चुगाते शहंशाह की तस्वीर होगी। सिर्फ मोरों को दाना चुगाते शहंशाह की तस्वीर होगी। दुनिया अब किसी महामारी से जूझ रही होगी। एक संगी शहंशाह देसी कुत्तों को पालने और खिलौनों के बारे में लोगों से बात कर रहा होगा। न्यायाधीश 50 लाख की किसी मोटरसाइकिल पर बैठकर फोटो उतरवा रहा होगा और उंगली उठाने वाले को अपराधी करार दे दिया जाएगा। आपदा सत्ता बचाने के लिए अवसर में बदल जाएगा। मूर्तियों के पेट में चला जाएगा देश का सारा धन। बंदरों के हाथ में उस्तरे होंगे और लोग अपनी खोपड़ी बचाकर भागते फिरेंगे। अबू हसन कहता है, क्या फर्क पड़ता है? अबू हसन कहता है, क्या फर्क पड़ता है कि ऊंट पर बैठे आदमी को कुत्ते ने सपने में काटा या हकीकत में? सपने को हकीकत और हकीकत को सपना बनाने में सिर्फ थोड़े से झूठ की जरूरत होती है। वाह। सपने को हकीकत और हकीकत को सपना बनाने में सिर्फ थोड़े से झूठ की जरूरत होती है। शहंशाह सोचता है और मनी मन हंसता है। अबू हसन की बात कौन मानता है? ये इसी क्रम की तीसरी कविता है, शहंशाह के कंधों पर दो अलतैरे रहते थे। ये शाहनामा जो है फिरदौसी का, उसमें एक बहुत ही सुंदर कथा है। शहंशाह जहाँ, एक शहंशाह हुआ जहाँ, उसके दोनों कंधों पर दो अजगर उगे हुए थे जिनको रोज आदमी का भेजा खाने को चाहिए होता। तो इसलिए बहुत सारे आदमियों को, बहुत सारे बुद्धिजीवियों को मारा जाता था, इसलिए कि जिससे उसको भेजा खिलाया जा सके। और उसमें यह था कि अगर वो जिस दिन भेजा नहीं मिलेगा तो वो शहंशाह का भेजा खा जाएगा। मेरा तो का ये उसमें बड़ी लंबी सी कथा है। तो शहंशाह के कंधों पर दो अजगरे रहते हैं। पहले वे सफेद प्यादा आगे बढ़ाता है, फिर बिसात के दूसरी तरफ जाकर काला घोड़ा उठाता है और 2.5 घर चलता है। शहंशाह खुद के साथ खुद ही शतरंज खेलता है। क्या बात है? अबू हसन कहता है उसे हारना पसंद नहीं है। सफेद जीते या काले मोरे, जीतता हर बार शहंशाह ही। वे अपने खिलाफ हारता है और अपने खिलाफ ही जीत जाता है। कोई दूसरा उसकी मुखालफत करे उसे बर्दाश्त नहीं। अबू हसन कहता है शहंशाह के लिए पूरा मुल्क ही एक बिसात है।
अबू हसन कहता है शहंशाह के लिए पूरा मुल्क ही एक बिसात है। वे कैसलिंग करके अपना किला बनाता है, फिर चाहता है कि किसी भी प्यादे को बढ़ाकर, फिर जब वो चाहता है तो किसी भी प्यादे को बढ़ाकर वजीर बना देता है। बढ़ाते बढ़ाते एक प्यादे को एक दिन राष्ट्रीय कोषागार तक ले जाता है। राष्ट्रीय कोषागार के दरवाजे पर खड़ा कुबेर अपनी बड़ी सी टोन के बावजूद झुककर शहंशाह को कोर्निश बजाता है और खजाने की चाबी सौंप देता है। देश की संपत्ति अब शहंशाह की संपत्ति है। लोग चिल्लाते रहते हैं, वह बांसुरी बजाता है और निकल जाता है। अबू हसन कहता है ये मुल्क शहंशाह की 64 खानों की बिसात है या 64 कलाओं का हरम, तुम्हें जो समझना हो समझो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दिन वे अपना काला प्यादा बढ़ाता है और उसे न्यायाधीश की कुर्सी पर बिठा देता है। न्याय की देवी आंख पर बंधी पट्टी की निचली कोर से झांकती है और उसके हाथ का तराजू डगमगा जाता है। प्यादा हड़बड़ाता है। फैसला लिखते लिखते हाथ में कलम कांप जाता है। तभी एक कारिंदा चुपके से प्यादे को उसके काले कारनामों की बही दिखाता है। प्यादा पिघल कर कुर्सी में धंस जाता है। फिर दर्जन भर अगरचे मगरचे और चुनाचे के साथ शहंशाह जैसा जैसा चाहता है प्यादा फैसला सुनाता है। अबू हसन कहता है किसी को खबर हो ना हो, शहंशाह के कंधों पर 2 अजदहे रहते हैं। अजदहे यानी अजगर। अबू हसन कहता है किसी को खबर हो ना हो, शहंशाह के कंधों पर 2 अजदहे रहते हैं जिन्हें खाने को हर दिन आदमी का भेजा चाहिए। लोग जब शहंशाह की तालीम का मजाक उड़ाते हैं, अजदहे मुंह निकाल कर आंखें तरेड़ते हैं। सैनिक मुल्क के आला दिमागों को पकड़ कर लाते हैं और अजदहों को सौंप देते हैं। फिर नालंदा हो या तक्षशिला, सब पुरातत्व की मिसाल बन जाते हैं। अबू हसन कहता है शहंशाह ने अभी एक रात एक सपना देखा है। सपने का मतलब जानने को उसने मुल्क के तमाम नजूमियों को गुप्त रूप से दरबार पर बुलाया था। एक ज्योतिषी ने जान का जोखिम उठाकर उसे बताया था कि शहंशाह इस सपने का तो एक ही मतलब निकलता है कि आपकी हुकूमत के दिन बहुत कम रह गए। सुनते ही शहंशाह के प्यादे जोशी पर टूट पड़े और धकिया कर जोशी को बाहर ले गए। शहंशाह ने गुस्से में बिसात को उलट दिया। सारे मोहरे फर्श पर बिखर गए। जोशी के घर वाले कई दिनों से उसको ढूंढ रहे। और आपको सुनाता हूँ, ये छोटी सी कविता गांधी की घड़ी। गांधी तुम्हारी घड़ी बंद हो गई, गांधी तुम्हारी घड़ी बंद हो गई है। हम एक ऐसे समय के नागरिक हैं जिसमें न स्मृतियाँ बची हैं न स्वप्न। मुट्ठी भर नमक से समुद्र में उठे ज्वार की लहरें वापस लौट चुकी हैं। रेत पर सिर्फ मरी हुई मछलियाँ, घोंगे और कीकड़े पड़े हैं और हवा दुर्गंध से भर गई है। तुम्हारी ऐनक के कांच धुंधले हो गए हैं और उनके आर पार दिखना बंद हो चुका है। लोकतंत्र एक प्रहसन में बदल रहा है। एक विदूषक किसी तानाशाह की मिमिक्री कर रहा है। हमारी भाषा के पहले अक्षर को हिंसा के आगे रखकर तुमने रच दिया था जिसका विलोम प्रायोजित भीड़ ने लदिया कर फेंक दिया है दूरी के ढेर।